2013 की उमस भरी गर्मियों में जैक्सन शहर, मिसिसिपी एक ऐसी जगह थी जहां परंपरा और विश्वास आपस में जुड़े हुए थे, और कहीं भी यह बेलहेवन पड़ोस की तुलना में अधिक स्पष्ट नहीं था। इस समुदाय के केंद्र में पादरी सैमुअल बेनेट खड़े थे, एक व्यक्ति जिसने नैतिकता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बीकन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की खेती में 2 दशक से अधिक समय बिताया था। 46 साल की उम्र में पादरी बेनेट अपने शक्तिशाली उपदेशों के लिए जाने जाते थे, जो सबसे कठोर दिलों को भी हिला सकते थे। उनका चर्च माउंट सियोन बैप्टिस्ट पूजा स्थल से अधिक था। यह समुदाय की आधारशिला थी। हर रविवार को सैकड़ों मंडलियों में ड्राइंग। पादरी बेनेट का जीवन पूर्णता में से एक प्रतीत हुआ। वह अपनी पत्नी ग्रेस, शांत शक्ति और अटूट विश्वास की महिला के साथ चर्च से कुछ ही दूरी पर एक आलीशान घर में रहता था। साथ में उन्होंने 2 बच्चों की परवरिश की थी, जो अब किशोर हैं, जो बेनेट परिवार का गौरव थे। अपनी मंडली के लिए शमूएल एक पादरी से अधिक था। वह इस बात का प्रतीक था कि एक ईश्वरीय व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अनुशासित, दयालु और तिरस्कार से ऊपर। फिर भी अपने अध्ययन के बंद दरवाजों के पीछे शमूएल बेनेट ने उन दुष्टात्माओं के साथ कुश्ती की जिनकी बहुत कम लोग कल्पना कर सकते थे। नेतृत्व का दबाव, अपेक्षा का भार और जनता की नजरों में रहने वाले जीवन की एक रस्ता ने उस पर पहनना शुरू कर दिया था। यह आंतरिक संघर्ष के इस समय के दौरान था कि जॉर्डन मिशेल ने अपने जीवन में प्रवेश किया। जॉर्डन एक 23 वर्षीय कॉलेज का छात्र था जो हाल ही में पास के एक विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए जैक्सन चला गया था। सुंदर, करिश्माई और जीवन से भरपूर जॉर्डन को तुरंत कलीसिया के कई लोगों ने देखा, जिसमें पादरी बेनेट भी शामिल थे। उन्होंने नियमित रूप से माउंट सियोन बैप्टिस्ट में भाग लेना शुरू कर दिया, जल्दी से विभिन्न चर्च गतिविधियों में शामिल हो गए। वह सीखने के लिए उत्सुक था, अक्सर दिन के उपदेश के बारे में पादरी बेनेट के साथ बात करने या व्यक्तिगत मामलों पर सलाह लेने के लिए सेवाओं के बाद रहना। नियमित देहाती देखभाल के रूप में जो शुरू हुआ वह जल्द ही कुछ और में विकसित हुआ। शमूएल ने खुद को जॉर्डन के लिए उन तरीकों से आकर्षित पाया जिन्हें समझने के लिए वह संघर्ष करता था। अकेले स्वीकार करें। जॉर्डन ने अपने हिस्से के लिए शमूएल के ज्ञान और अधिकार की प्रशंसा की, लेकिन उसने पादरी के सावधानीपूर्वक नियंत्रित बाहरी हिस्से के नीचे कुछ और महसूस किया। उनकी बैठकें अधिक बार होती थीं, अक्सर देर शाम तक फैली रहती थीं, जब तक कि बाकी चर्च खाली नहीं हो जाते। इन सत्रों के दौरान एक बंधन बना जो सामान्य पादरी पैरिशियन संबंध से परे था। शमूएल ने जॉर्डन में विश्वास करना शुरू कर दिया। विचारों और भावनाओं को साझा करते हुए उन्होंने कभी किसी को व्यक्त नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। जॉर्डन ने बदले में अपने स्वयं के संघर्षों का खुलासा किया, उनके भविष्य के बारे में उनकी अनिश्चितता, उनके जटिल रिश्ते और स्वीकृति की उनकी गहरी आवश्यकता। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, उनके रिश्ते की प्रकृति स्पष्ट रूप से लेकिन निर्विवाद रूप से बदल गई। सुस्त स्पर्श झलक जो एक पल भी लंबे समय तक चली, और एक बढ़ता तनाव था जिसे न तो अनदेखा किया जा सकता था। आध्यात्मिक मार्गदर्शन और व्यक्तिगत इच्छा के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगीं, और दोनों पुरुषों ने खुद को निषिद्ध भावनाओं के जाल में पकड़ा। पादरी बेनेट को खतरे के बारे में पूरी तरह से पता था। वह जानता था कि उसके और जॉर्डन के बीच जो विकास हो रहा था वह न केवल नैतिक रूप से गलत था, बल्कि वह सब कुछ भी नष्ट कर सकता था जिसे बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। फिर भी निषिद्ध का आकर्षण प्रतिरोध करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। जॉर्डन में उन्होंने अपने जीवन की सीमाओं से बचने का मौका देखा, एक जुनून का अनुभव करने के लिए जो लंबे समय से उनकी शादी से अनुपस्थित था। गर्मियों के अंत तक निर्दोष मेंटरशिप के रूप में जो शुरू हुआ था वह एक पूर्ण भावनात्मक और शारीरिक संबंध में विकसित हो गया था। दोनों लोग गुप्त रूप से मिले,
समुदाय की चुभती आंखों से अपने रिश्ते को छिपाते हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात अनुग्रह से। हर बैठक तनाव और उत्तेजना से भरी हुई थी, बर्बादी के किनारे पर एक खतरनाक नृत्य। पादरी बेनेट जानता था कि वह आग से खेल रहा था, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि वह स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, कि वह अपने सार्वजनिक जीवन और अपनी निजी इच्छाओं दोनों को प्राप्त कर सकता है। उसे एहसास नहीं था कि उसके पतन के बीज पहले ही बोए जा चुके थे और यह केवल कुछ समय पहले की बात थी जब सब कुछ उसके चारों ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2013 के पतन तक पादरी सैमुअल बेनेट और जॉर्डन मिशेल के बीच संबंध एक खतरनाक और नशीले रहस्य में गहरा हो गया था। उनके रिश्ते छाया में जाली पादरी के सार्वजनिक जीवन के विपरीत थे, जहां उन्होंने खुद को पुण्य के प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश करना जारी रखा। निषिद्ध के रोमांच ने केवल उनके जुनून को बढ़ाया, लेकिन इसने उन जोखिमों को भी बढ़ाया जो वे ले रहे थे। मामला सावधानी पूर्वक देखभाल के साथ आयोजित किया गया था, क्योंकि दोनों पुरुषों ने खोज के विनाशकारी परिणामों को समझा। वे अक्सर जैक्सन, मिसिसिपी के आसपास एकांत स्थानों में देर रात मिलते थे, जहां उन्हें पहचाने जाने की संभावना नहीं थी। उनके लगातार मिलनसार बिंदुओं में से एक शहर के बाहरी इलाके में एक शांत पार्क था, जहां वे सैमुअल की कार में बैठते थे, शांत स्वर में बात करते थे, उनके हाथ कभी कभी ब्रश करते थे, उन दोनों के माध्यम से बिजली के झटके भेजते थे। ये क्षण चिंता और इच्छा का मिश्रण थे, प्रत्येक एक गणना जोखिम का सामना करता है जो दोनों को रोमांचित और भयभीत करता है। शमूएल को अपने जीवन में दोहराव के बारे में पूरी तरह से पता था। दिन में वह लुगदी में खड़ा था, नैतिकता, विश्वासयोग्यता और प्रलोभन के खतरों पर उपदेश देता था। रात तक वह उन बहुत ही प्रलोभनों के आगे झुक गया जो उसने जॉर्डन की ओर महसूस किए गए पुल का विरोध करने में असमर्थ था। विरोधाभास उस पर कुतर गया, लेकिन जॉर्डन की उपस्थिति में उसने जो जुनून महसूस किया वह कुछ ऐसा था जिसे उसने वर्षों में अनुभव नहीं किया था। यह उनके सार्वजनिक जीवन के दबावों से एक पलायन था, एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उन अपेक्षाओं से मुक्ति। उनका संबंध केवल शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं था, यह भावनाओं का एक जटिल जाल था। शमूएल ने जॉर्डन में एक विश्वासपात्र पाया, जिसके साथ वह अपनी शंकाओं और आशंकाओं को साझा कर सकता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसे अपनी मंडली के लिए अछूत व्यक्ति के रूप में नहीं देखा था। दूसरी ओर जॉर्डन उस शक्ति और अधिकार के लिए तैयार था जिसे शमूएल ने मूर्त रूप दिया था। इस तरह के एक प्रमुख व्यक्ति के साथ शामिल होने से उन्हें महत्वपूर्ण महसूस हुआ, यहाँ तक कि अजय भी। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, वैसे वैसे जॉर्डन की नाराजगी की भावनाएं भी बढ़ती गईं। वह इस अर्थ को हिला नहीं सकता था कि उसका उपयोग किया जा रहा था, कि शमूएल की उसमें रुचि विशुद्ध रूप से आत्मसेवा थी, पादरी के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका, जबकि उसकी सावधानी पूर्वक तैयार की गई छवि को बनाए रखना। बढ़ते तनाव के बावजूद न तो आदमी चक्कर खत्म करने को तैयार था। शमूएल को उस खालीपन का डर था जो जॉर्डन के साथ संबंध तोड़ने पर वापस आ जाएगा, जबकि जॉर्डन ने उस स्थिति और प्रभाव का आनंद लिया जो इस तरह के एक शक्तिशाली व्यक्ति के करीब था। उनकी बैठकें जारी रहीं, हर एक को खतरे से भरा हुआ था क्योंकि मामला छिपाना कठिन हो गया था। जैसे जैसे सर्दी नजदीक आई, शमूएल पर दबाव बढ़ने लगा। उनके दोहरे जीवन का वजन असहनीय होता जा रहा था और जोखिम के लगातार डर ने उन्हें कुतर दिया। वह जानता था कि अगर उनका रहस्य सामने आना है तो यह न केवल उसके करियर बल्कि उसके परिवार और प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर देगा। फिर भी जॉर्डन को छोड़ने का विचार भी उतना ही असहनीय था। चक्कर एक लत बन गया था, एक मजबूरी, वह जोखिम के बावजूद हिला नहीं सकता था। जॉर्डन ने भी तनाव महसूस किया। उनके रिश्ते की शुरुआती उत्तेजना पतली होने लगी थी,
जिसकी जगह बढ़ती कड़वाहट आ गई थी। वह एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता था जहां उसके पास बहुत कम शक्ति थी, जो एक ऐसे व्यक्ति की सनक पर निर्भर था जिसने दिन में पुण्य का प्रचार किया और रात में वाइस के आगे घुटने टेक दिए। उनके रिश्ते का असंतुलन हर गुजरते दिन के साथ और अधिक स्पष्ट हो गया, और जॉर्डन की नाराजगी सतह के ठीक नीचे उबल गई, जिससे विस्फोट होने का खतरा था। उनका गुप्त संबंध नियंत्रण से बाहर हो रहा था। दोनों पुरुषों को पता था कि वे आग से खेल रहे थे। प्यार और हेरफेर के बीच की रेखा धुंधली हो गई, और प्रत्येक गुप्त बैठक के साथ दाव अधिक बढ़ गया। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और रातें ठंडी होती गईं, शमूएल और जॉर्डन ने खुद को एक ऐसी आपदा की चपेट में पाया जिसे दोनों में से कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। एक रोमांचक भागने के रूप में शुरू हुआ मामला अब एक संभावित तबाही के रूप में सामने आया, जो उनकी पूरी दुनिया को उनके चारों ओर दुर्घटनाग्रस्त कर सकता था। 2014 की शुरुआत में पादरी सैमुअल बेनेट और जॉर्डन मिशेल के बीच सावधानी से छुपा हुआ मामला एक खतरनाक मोड़ ले गया, जब ग्रेटर फेथ बैप्टिस्ट चर्च में सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक डीकन हैरोल्ड थॉम्पसन के डेस्क पर एक गुमनाम टिप पहुंची। नोट टाइप और हस्ताक्षरित, संक्षिप्त लेकिन हानिकारक था। आपका पादरी वह आदमी नहीं है जो आपको लगता है कि वह है। वह एक ऐसे रिश्ते में शामिल है जो सच्चाई सामने आने पर इस चर्च को नष्ट कर देगा। प्रारंभ में डीकन थॉम्पसन ने टिप को आधारहीन अफवाह के रूप में खारिज कर दिया। पादरी बेनेट वर्षों से चर्च में एक मार्गदर्शक बल थे, और यह विचार कि वह कुछ निंदनीय में शामिल हो सकता है निरर्थक लग रहा था। हालांकि आरोप की अस्थिर प्रकृति उनके दिमाग में थी, और थॉम्पसन, जो अपने सावधानीपूर्वक स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने इसे आगे देखने के लिए मजबूर महसूस किया। थॉम्पसन संदेह जगाना नहीं, सावधान चुपचाप अपनी जांच शुरू की। उन्होंने फोन रिकॉर्ड की समीक्षा करके शुरू किया, जो उन्होंने स्थानीय फोन कंपनी में एक संपर्क के माध्यम से सावधानी से प्राप्त किया था। उसने जो पाया वह उसे हैरान कर दिया। पादरी बेनेट और जॉर्डन मिशेल के लिए पंजीकृत एक नंबर के बीच कई देर रात कॉल किए गए थे। एक युवक जो हाल ही में मंडली में शामिल हुआ था। कॉल की आवृत्ति और समय ने लाल झंडे उठाए, क्योंकि वे अक्सर आधी रात के बाद अच्छी तरह से होते थे। लंबे समय के बाद किसी भी चर्च से संबंधित व्यवसाय का संचालन किया जाता था। चिंतित लेकिन अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, थॉम्पसन ने गहरी खुदाई करने का फैसला किया। वह पादरी को और अधिक बारीकी से देखने लगा, उसकी आने जाने पर ध्यान देने लगा। थॉम्पसन की सबसे बुरी आशंकाओं की जल्द ही पुष्टि हो गई। एक शाम थॉम्पसन ने उसका ध्यान नहीं दिया और पादरी को जॉर्डन मिशेल से चर्च से दूर एकांत पार्किंग में मिलते हुए देखकर दंग रह गया। थॉम्पसन का दिल डूब गया, क्योंकि उसने दो लोगों को गले लगाते हुए देखा। उनकी बातचीत बहुत अंतरंग थी, जो किसी भी निर्दोष के लिए गलत थी। उन्होंने अगले हफ्तों में अपनी निगरानी जारी रखी और अधिक सबूत इकट्ठा किए। उनकी गुप्त बैठकों की तस्वीरें, होटल के रिकॉर्ड जो पादरी की अस्पष्टीकृत अनुपस्थिति के साथ मेल खाते थे, और कुछ चर्च के सदस्यों की गवाही जिन्होंने सैमुअल और जॉर्डन के संदिग्ध व्यवहार पर ध्यान दिया था। डीकन की खोज ने उसके माध्यम से शॉकवेव्स भेजे। एक व्यक्ति के रूप में अपने विश्वास और अपने चर्च की भलाई के लिए गहराई से प्रतिबद्ध, थॉम्पसन अपने पादरी के प्रति वफादारी और जो उसने उजागर किया था, उसके निर्विवाद सत्य के बीच फटा हुआ था। स्थिति का भार उस पर भारी पड़ा, यह जानते हुए कि यदि मामला उजागर हुआ तो यह चर्च को अपने घुटनों पर ला सकता है, मंडली के विश्वास को चकनाचूर कर सकता है और संभावित रूप से सदस्यों के बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बन सकता है। थॉम्पसन ने सीधे पादरी बेनेट का सामना करने पर विचार किया, इस मामले को विवेकपूर्ण तरीके से संभालने की उम्मीद की और शायद पादरी को धार्मिकता के मार्ग पर वापस ले गए। लेकिन जैसे ही उसने अपने विवेक से कुश्ती की,
चर्च के भीतर अफवाह की चक्की मंथन करने लगी। पादरी के अनुचित व्यवहार के फुसफुसाते हुए चर्च के नेताओं के बीच घूमना शुरू हो गया। पादरी बेनेट के आचरण में सूक्ष्म परिवर्तन और उनकी पत्नी के बीच बढ़ती दूरी से जो यह भी समझने लगे थे कि कुछ गलत था। हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और अधिक अनिश्चित हो गई। बधिर जानता था कि वह सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकता, लेकिन उसे इस तरह के घोटाले को उजागर करने के नतीजों का भी डर था। दशकों से निर्मित ग्रेटर फेथ बैप्टिस्ट चर्च की प्रतिष्ठा अब पतन के कगार पर थी। जैसा कि थॉम्पसन ने अपने अगले कदम पर विचार विमर्श किया, चर्च समुदाय के भीतर तनाव बढ़ गया। एक टकराव के लिए मंच स्थापित किया जो जल्द ही उनके विश्वास की नींव को हिला देगा। 2014 के मध्य तक पादरी सैमुअल बेनेट और जॉर्डन मिशेल के बीच एक बार गुप्त संबंध एक टिक टाइम बम बन गया था, जो किसी भी क्षण विस्फोट करने के लिए तैयार था। जॉर्डन तेजी से निराश और कड़वा गोपनीयता से थक गया था। उन्होंने पादरी द्वारा परित्यक्त महसूस किया, जो अपने सबसे अंतरंग क्षणों के दौरान फुसफुसाए गए वादों की तुलना में अपनी सार्वजनिक छवि को बनाए रखने के लिए अधिक चिंतित थे। उनके रिश्ते की शक्ति की गतिशीलता स्थानांतरित हो गई। जॉर्डन अब छाया में रहने के लिए सामग्री नहीं है, दुनिया के लिए अदृश्य है। टिपिंग पॉइंट एक शाम आया जब जॉर्डन ने अपनी स्थिति पर हफ्तों की पीड़ा के बाद एक घातक निर्णय लिया। उन्होंने जैक्सन के बाहरी इलाके में अपनी देर रात की बैठकों में से एक के बाद पादरी बेनेट को घेर लिया। जॉर्डन का आचरण अलग था। अब मार्गदर्शन मांगने वाला झिझकने वाला युवक नहीं, बल्कि विश्वासघात से कठोर व्यक्ति। उन्होंने बिना किसी अनिश्चित शब्दों में अपना अल्टीमेटम दिया, या तो पादरी ने सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते को स्वीकार किया या वह खुद सब कुछ उजागर कर देंगे। जोखिम के खतरे ने पादरी बेनेट के माध्यम से भय का झटका भेजा। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने विश्वास, अपने परिवार और समुदाय के भीतर अपनी प्रतिष्ठा की नींव पर बनाया था। यह सब खोने का विचार, उसकी पत्नी, बच्चे, वह चर्च जिसे उसने वर्षों से चराया था, असहनीय था। पादरी बेनेट ने जॉर्डन के साथ तर्क करने की कोशिश की और अधिक समय के लिए समझने के लिए विनती की, लेकिन जॉर्डन का धैर्य पतला हो गया था और उसकी मांग स्पष्ट थी। वह पैसा चाहता था और वह अब चाहता था। उन्होंने एक राशि का नाम दिया जो बेनेट को आर्थिक रूप से अपंग कर देगा, लेकिन पादरी ने कोई और रास्ता नहीं देखा। अनिच्छा से पादरी बेनेट ब्लैकमेल के लिए सहमत हुए, इसे अपने परिवार और अपनी स्थिति की रक्षा करने के एकमात्र तरीके के रूप में देखा। पहला भुगतान एक सप्ताह बाद किया गया था, एक राशि जिसने चर्च के आपातकालीन धन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सूखा दिया था। जॉर्डन हालांकि संतुष्ट नहीं था। पादरी पर सत्ता होने का प्रारंभिक रोमांच जल्दी से फीका पड़ गया। एक बढ़ती नाराजगी और अधिक धन, अधिक नियंत्रण, अधिक पावती की इच्छा से बदल दिया गया। भुगतान जारी रहा। हर एक ने दो पुरुषों के बीच खाई को गहरा किया। जो कभी जुनून और गोपनीयता से प्रेरित रिश्ता था, वह अब शक्ति और नियंत्रण के जहरीले आदान प्रदान में बदल गया था। पादरी बेनेट पहले से ही अत्यधिक दबाव में खुद को तेजी से घिरा हुआ पाया। वित्तीय तनाव भारी था और उसे चर्च में लापता धन के लिए बहाने बनाने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे चर्च के कोषाध्यक्ष और बधिरों का संदेह बढ़ गया था। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई क्योंकि जॉर्डन की मांगें अधिक अनिश्चित हो गईं। उन्होंने सभी घंटों में पादरी बेनेट से संपर्क करना शुरू कर दिया, उन जगहों पर अघोषित रूप से दिखा जहां पादरी कम से कम उसके साथ देखा जा सकता था। शमूएल पर तनाव और भय दिखाई देने लगा। उसने अपना वजन कम कर लिया, उसके बाल पतले होने लगे और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। उनके एक बार भावुक उपदेश असंतुष्ट और बेजान हो गए, निराशा की एक अस्पष्ट भावना से भर गए, जिसे उनकी मंडली काफी समझ नहीं पाई, लेकिन गहराई से महसूस किया।
घर पर पादरी का अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध बिगड़ गया। उसने देर रात अस्पष्टीकृत अनुपस्थिति और उनके संयुक्त बैंक खातों से अस्वाभाविक निकासी पर ध्यान दिया। उनके बच्चे एक बार उनके जीवन की रोशनी दूर हो गए क्योंकि उन्होंने सामान्य स्थिति के किसी भी समानता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इस बीच चर्च समुदाय सतह के नीचे तूफान से अनजान यह महसूस करने लगा कि कुछ गलत था। सेवाओं में उपस्थिति कम होने लगी और चर्च का एक बार जीवंत वातावरण उदास और तनावपूर्ण हो गया। मंडली के बीच फुसफुसाहट जोर से बढ़ी क्योंकि लोगों ने अनुमान लगाया कि उनके एक बार प्रेरक नेता को क्या परेशान कर सकता है। पादरी बेनेट अपने स्वयं के निर्णयों से फंस गए, कोई रास्ता नहीं देखा। ब्लैकमेल उसकी गर्दन के चारों ओर कसने वाला फंदा बन गया था और सार्वजनिक अपमान का डर हर दिन बड़ा हो गया था। जैसे जैसे भुगतान जारी रहा, पादरी ने महसूस किया कि वह अब अपने द्वारा बनाई गई स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता है और उसकी पसंद के वजन ने उसे पूरी तरह से कुचलने की धमकी दी। 2014 के पतन तक ब्लैकमेल ने पादरी सैमुअल बेनेट को कगार पर पहुंचा दिया था। हर बीतते दिन चिंता की नई लहरें लेकर आए क्योंकि जॉर्डन मिशेल की मांगें अधिक अथक हो गईं और जोखिम का खतरा अधिक आसन्न हो गया। पादरी बेनेट एक बार जैक्सन, मिसिसिपी में एक श्रद्धेय व्यक्ति थे, अब लगातार डर में रहते थे कि उनका सबसे गहरा रहस्य दुनिया के सामने प्रकट होगा। दबाव घुट रहा था और पादरी ने अपने द्वारा बनाए गए दुःस्वप्न से बचने के विचारों से खुद को भस्म कर लिया। 15 अक्टूबर 2014 की रात को जैक्सन के माध्यम से एक हिंसक तूफान लुढ़का, भारी बारिश और बिजली ला रहा था जो सैमुअल के दिमाग में उथल-पुथल को प्रतिबिंबित करता था। हताशा ने उसे पकड़ लिया था और उसने जॉर्डन को स्थायी रूप से चुप कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं देखा। निर्णय हल्के ढंग से नहीं किया गया था, यह रातों की नींद हराम और उन्मत्त गणनाओं का परिणाम था। लेकिन जैसे ही बारिश अपने अध्ययन की खिड़कियों के खिलाफ बढ़ी, पादरी बेनेट ने खुद को आश्वस्त किया कि कोई अन्य विकल्प नहीं था। जॉर्डन अनियंत्रित छोड़ने के लिए बहुत खतरनाक खतरा बन गया था। दोनों लोगों ने शहर के बाहर एक दूरदराज के इलाके में मिलने की व्यवस्था की, जो समुदाय की चुभती नजरों से दूर था। यह एक जंगली क्षेत्र के किनारे पर एक एकांत स्थान था, जो केवल एक संकीर्ण गंदगी सड़क द्वारा सुलभ था जो तूफान से धोया गया था। बैठक के लिए दिखावा अंतिम भुगतान था, एक राशि जो जॉर्डन का मानना था कि एक बार और सभी के लिए उनकी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन पादरी बेनेट के मन में एक अलग योजना थी। जैसे ही जॉर्डन सभा स्थल पर पहुंचा, माहौल तनावपूर्ण हो गया। बारिश ने गंदगी वाली सड़क को एक चालाक, कीचड़ भरे रास्ते में बदल दिया था और पेड़ों के माध्यम से हवा चली थी, जिससे मुठभेड़ के लिए एक भयानक पृष्ठभूमि बन गई थी। पादरी बेनेट हड्डी से लथपथ अपनी कार से इंतजार कर रहा था, उसका दिमाग उस भयानक कार्य के साथ दौड़ रहा था जो वह करने वाला था। दोनों पुरुषों के बीच बातचीत संक्षिप्त और तनाव से भरी थी। जॉर्डन यह महसूस करते हुए कि कुछ बंद था, उत्तेजित हो गया। उसने पैसे की मांग की, लेकिन शमूएल हिचकिचाया। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह अपने कोट की जेब में पहुंच गया था। उस पल में कुछ टूट गया। भय, क्रोध, शर्म, शमूएल के अंदर पैदा होने वाली सभी भावनाएं हिंसा के एक ही कार्य में विस्फोट हो गईं। एक उन्मादी दहशत में पादरी बेनेट ने जॉर्डन को एक भारी धातु की वस्तु से मारा, जिसे उसने अपने कोट में छुपाया था। झटका तेज और क्रूर था, जॉर्डन को गार्ड से पकड़ लिया। वह पीछे हट गया, लेकिन हड़ताल का बल घातक था। जॉर्डन जमीन पर गिर गया, उसका शरीर अभी भी कीचड़ में पड़ा हुआ था क्योंकि बारिश जारी थी। उसने जो किया था उसका एहसास सैमुअल को मालगाड़ी की तरह लगा। उसने जॉर्डन को मार डाला था, कोई पीछे नहीं हट रहा था। एक पल के लिए दुनिया रुकने लगी।
एकमात्र ध्वनि बारिश थी जो पृथ्वी पर लगातार तेज हो रही थी, जॉर्डन के शरीर के चारों ओर जमा होने वाले रक्त को धो रही थी। पादरी बेनेट जमे हुए खड़े थे, उस आदमी के बेजान रूप को घूर रहे थे जिसके साथ वह एक बार इतना मुग्ध हो गया था। उनके कार्यों की भयावहता ने उन्हें पंगु बना दिया, लेकिन जीवित रहने की प्रवृत्ति ने जल्द ही लात मार दी। वह जानता था कि उसे अपराध को कवर करना होगा, बहुत देर होने से पहले उनके कनेक्शन के किसी भी निशान को मिटा देना होगा। रात के मृतकों में तूफान के साथ अपने एकमात्र गवाह के रूप में शमूएल ने जॉर्डन के शरीर को जंगल में खींच लिया। बारिश ने कार्य को आसान और अधिक कठिन बना दिया। जमीन नरम थी, लेकिन कीचड़ ने इसे जल्दी से स्थानांतरित करना लगभग असंभव बना दिया। पादरी बेनेट ने पागलपन से काम किया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया, क्योंकि उसने एक बड़े ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे एक उथली कब्र खोदी थी। उसने शव को दफन कर दिया, उम्मीद है कि बारिश उसके अपराध के किसी भी सबूत को धो देगी। कांपते हाथों से उन्होंने जॉर्डन के सामान को इकट्ठा किया, जिसमें फोन भी शामिल था जो उनके रिश्ते के हानिकारक सबूत थे। उन्होंने डिवाइस को साफ कर दिया, एक चट्टान के साथ इसे तोड़ने और शरीर के साथ दफनाने से पहले उनके संचार के सभी निशान मिटा दिए। पादरी फिर अपनी कार में लौट आया, कीचड़ में ढका और सिर से पैर तक भीग गया। उसका मन घबराहट और अविश्वास का एक धब्बा था, क्योंकि वह दृश्य से दूर चला गया था। तूफान अभी भी उसके चारों ओर व्याप्त है, लेकिन हत्या को कवर करने का कार्य उस अपराध को चुप कराने के लिए पर्याप्त नहीं था जो अब उसे खा गया था। पादरी बेनेट के सावधानी पूर्वक निर्मित मुखौटे में दरारें लगभग तुरंत दिखाई देने लगीं। वह घर लौट आया, अपने संयम को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जो किया उसका वजन असहनीय था। अपराधबोध ने उसे कुतर दिया, उसके हर विचार को सता रहा था। उन्होंने आगे पीछे हटना शुरू कर दिया। पलपिट में उनकी एक बार की कमांडिंग उपस्थिति अब अपने पूर्वस्व की छाया में कम हो गई। समुदाय ने अपने पादरी में बदलाव देखा, लेकिन कोई भी उसके पतन के पीछे के सही कारण का अनुमान नहीं लगा सकता था। शमूएल बेनेट, जो कभी परमेश्वर का एक व्यक्ति था, अब एक हत्यारा था। इस ज्ञान से बोझिल था कि सत्य अनिवार्य रूप से प्रकाश में आएगा। उस भयावह रात में जो तूफान बाहर आया था, वह तूफान की तुलना में कुछ भी नहीं था जो अब उसके अंदर चल रहा था। जो कुछ भी वह कभी भी जानता था उसे नष्ट करने की धमकी दे रहा था। 2014 में उस तूफानी अक्टूबर की रात जॉर्डन मिशेल के अचानक गायब होने पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनके संपर्क में कमी से चिंतित उनके परिवार ने उन्हें दिनों के भीतर लापता होने की सूचना दी। जॉर्डन हमेशा अपनी मां के साथ करीब रहा था, नियमित रूप से शहर से बाहर होने पर भी उसके साथ जांच कर रहा था। जब कॉल और संदेश अचानक बंद हो गए तो उसकी चिंता जल्दी से डर में बढ़ गई। जैक्सन पुलिस विभाग ने तेजी से जवाब दिया, एक लापता व्यक्ति की जांच शुरू की जो जल्द ही शहर के इतिहास में सबसे चौंकाने वाले घोटालों में से एक को उजागर करेगी। जासूस लिसा मॉर्गन को मामले को सौंपा गया था। बल पर 15 वर्षों के साथ एक अनुभवी अन्वेषक, उसने जॉर्डन के लापता होने के लिए विधिवत सटीकता के साथ संपर्क किया। उसका पहला कदम जॉर्डन की हाल की गतिविधियों में खुदाई करना था, उसकी दोस्ती, उसका काम और किसी भी संभावित रिश्ते जो सुराग दे सकते हैं। पादरी सैमुअल बेनेट के साथ जॉर्डन की भागीदारी की खोज करने में बहुत समय नहीं लगा। जॉर्डन और पादरी के बीच संबंध शुरू में जांच के बड़े टेपेस्ट्री में सिर्फ एक धागा था, लेकिन यह जल्दी से एक केंद्र बिंदु बन गया। डिटेक्टिव मॉर्गन ने जॉर्डन के फोन रिकॉर्ड प्राप्त किए, जिसमें उनके और पादरी बेनेट के बीच आदान प्रदान किए गए पाठ संदेशों की एक श्रृंखला का पता चला। संदेशों, जबकि ध्यान से शब्दों में, एक पादरी और उसकी मंडली के एक सदस्य के बीच की अपेक्षा की तुलना में कहीं अधिक व्यक्तिगत संबंध पर संकेत दिया।
संदेशों के स्वर ने अंतरंगता का सुझाव दिया और देर रात के आदान प्रदान की आवृत्ति ने लाल झंडे उठाए। जैसे ही डिटेक्टिव मॉर्गन ने गहराई से जाना, उसने मंडली के सदस्यों का साक्षात्कार करना शुरू कर दिया, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने जॉर्डन और पादरी को एक साथ देखा था। गवाहों ने गुप्त बैठकों, शांत बातचीत और दो पुरुषों के बीच एक ध्यान देने योग्य तनाव के बारे में बात की। एक चर्च बधिर जो एक गुमनाम टिप प्राप्त करने के बाद अपने दम पर जांच कर रहा था, अनिच्छा से वह जासूस के साथ जो जानता था उसे साझा किया। उनके निष्कर्ष, हालांकि अधूरे हैं, बढ़ते संदेह की पुष्टि करते हैं कि पादरी बेनेट और जॉर्डन मिशेल एक गुप्त संबंध में शामिल थे। जांच ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब डिटेक्टिव मॉर्गन ने पादरी बेनेट के व्यक्तिगत खातों से जॉर्डन के नाम पर एक खाते में वित्तीय लेनदेन की एक श्रृंखला का पता लगाया। भुगतान पर्याप्त और अनियमित थे, समय सीमा के साथ मेल खाना जब ब्लैकमेल की धमकी शुरू हुई। इस वित्तीय लिंक ने एक ठोस मकसद प्रदान किया, यह सुझाव देते हुए कि पादरी अपने संबंध को छिपाने के लिए भुगतान कर रहा था। नवंबर 2014 तक बढ़ते सबूतों ने पादरी बेनेट को जॉर्डन के लापता होने में मुख्य संदिग्ध के रूप में इंगित किया। डिटेक्टिव मॉर्गन को पता था कि उसे गिरफ्तारी करने के लिए सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों से ज्यादा की जरूरत है, इसलिए उसने कड़ी मेहनत की, गवाहों का फिर से साक्षात्कार किया और पादरी के डिजिटल पदचिह्न को खंगाला। अपनी जांच के दौरान उसने अधिक पाठ संदेशों को उजागर किया, इस बार एक माध्यमिक फोन से जिसे जॉर्डन ने पादरी के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल किया था। ये संदेश स्पष्ट थे, न केवल उनके रिश्ते का विवरण बल्कि बढ़ते तनाव के रूप में जॉर्डन ने बेनेट पर अधिक पैसे के लिए दबाव डाला। संदेशों ने एक आदमी को फंसे और हताश महसूस करने की तस्वीर चित्रित की और एक अन्य व्यक्ति स्थिति पर नियंत्रण खो रहा था। हाथ में सबूत के साथ डिटेक्टिव मॉर्गन ने पादरी के घर और कार्यालय के लिए एक खोज वारंट प्राप्त किया। इस खोज से अधिक आपत्तिजनक सबूत मिले, जिसमें एक पत्रिका भी शामिल थी जिसमें पादरी बेनेट ने अपने अपराध और सब कुछ खोने के डर के बारे में लिखा था। प्रविष्टियों, हालांकि अस्पष्ट, हताशा में किए गए कार्यों पर संकेत दिया और एक बोझ की बात की जो सहन करने के लिए बहुत भारी था। 2 दिसंबर 2014 को पादरी सैमुअल बेनेट की गिरफ्तारी ने समुदाय के माध्यम से झटके भेजे। जॉर्डन मिशेल के लापता होने में उनकी भागीदारी की खबर और इससे पहले के संबंध स्थानीय सुर्खियों में हावी थे। मीडिया ने बेनेट को हिरासत में ले लिया, उसके चेहरे पर इस्तीफे और भय का मिश्रण था। जिस समुदाय ने कभी उनका सम्मान किया था, वह अब खुद को अविश्वास और विश्वासघात से जूझता हुआ पाया। कैसे उनके आध्यात्मिक नेता, एक आदमी वे अपनी आत्मा के साथ भरोसा किया था, इस तरह के छल करने में सक्षम हो सकता है। चर्च एक बार एक अभयारण्य, एक घोटाले का केंद्र बन गया जिसने जैक्सन को अपने मूल में हिला दिया। जैसा कि पादरी बेनेट एक होल्डिंग सेल में बैठे थे, उन आरोपों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो जल्द ही उनके खिलाफ लाए जाएंगे, उनके दोहरे जीवन की पूरी सीमा उभरने लगी। सबूत हानिकारक था और सत्य निर्विवाद था। जिस व्यक्ति ने धार्मिकता और पुण्य का प्रचार किया था, वह झूठ बोल रहा था, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जीवन खर्च किया था। जांच, हालांकि दूर से, अंधेरे रहस्यों को नंगे कर दिया था कि पादरी बेनेट ने छुपाने के लिए इतनी मेहनत की थी। अब कानून का भार उस पर पड़ने के साथ पादरी को कानून की अदालत में अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, पूरे समुदाय की नज़र से। पादरी सैमुअल बेनेट का परीक्षण 16 फरवरी 2015 को जैक्सन, मिसिसिपी में हिंस काउंटी कोर्ट हाउस में शुरू हुआ। इस मामले ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें देश भर के मीडिया आउटलेट कार्यवाही को कवर करने के लिए छोटे दक्षिणी शहर पर उतरे थे। अदालत कक्ष दर्शकों के साथ पैक किया गया था, जिसमें बेनेट की मंडली के सदस्य, उत्सुक दर्शक और पत्रकार मामले के हर विवरण की रिपोर्ट करने के लिए उत्सुक थे।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिला अटॉर्नी करेन जैक्सन के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने पादरी बेनेट के खिलाफ सावधानीपूर्वक विस्तृत मामला प्रस्तुत किया। जैक्सन, जो अपने गैर बकवास दृष्टिकोण और तेज कानूनी दिमाग के लिए जाना जाता है, ने अपने शुरुआती बयान में सबूतों को रेखांकित किया। बेनेट और जॉर्डन मिशेल के बीच के संबंध को हत्या में परिणत होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला के उत्प्रेरक के रूप में वर्णित किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि बेनेट भगवान का एक आदमी जो नैतिक अखंडता को बनाए रखने वाला था, इसके बजाय वासना, भय और अंतः हताशा से प्रेरित होकर दोहरा जीवन जी रहा था। सबूत भारी था। अभियोजकों ने बेनेट और जॉर्डन के बीच पाठ संदेश प्रस्तुत किए, जॉर्डन को किए गए भुगतानों को दिखाते हुए वित्तीय रिकॉर्ड और चर्च के सदस्यों की गवाही जिन्होंने गुप्त व्यवहार पर ध्यान दिया था। साक्ष्य का सबसे हानिकारक टुकड़ा बेनेट के कार्यालय में पाया गया एक पत्रिका था, जहां उन्होंने अपने जोखिम के डर और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जाने वाली लंबाई के बारे में लिखा था। अभियोजन पक्ष ने जॉर्डन के परिवार सहित गवाहों की एक श्रृंखला को बुलाया, जिन्होंने बेनेट के साथ जुड़ने के बाद अपनी पीड़ा और जॉर्डन के व्यवहार में अचानक बदलाव की बात की। मामले में मुख्य जांचकर्ता जासूस लिसा मॉर्गन से मुख्य गवाही आई। वह जॉर्डन के लापता होने, वित्तीय लेनदेन की खोज और पादरी बेनेट की बाद की गिरफ्तारी के लिए अग्रणी घटनाओं की समयरेखा के माध्यम से जूरी चला गया। मॉर्गन की गवाही स्पष्ट, संक्षिप्त थी और बेनेट के अपराध के बारे में थोड़ा संदेह छोड़ दिया। उसने हत्या की रात को याद किया, एक साथ मिलकर कि कैसे बेनेट ने जॉर्डन को अंतिम भुगतान की आड़ में एक दूरस्थ स्थान पर लालच दिया था और फिर घबराहट और भय के कारण उसे खतरे को शांत करने के लिए मार डाला। वकील रिचर्ड मालोन के नेतृत्व में बचाव पक्ष को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। मालोन ने बेनेट को अत्यधिक दबाव में एक व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने आत्मरक्षा में काम किया जब जॉर्डन अपनी अंतिम बैठक के दौरान आक्रामक हो गए। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए सबूतों की कमी ने जूरी को समझाना मुश्किल बना दिया। बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को बदनाम करने का भी प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास काफी हद तक असफल रहे। चर्च के सदस्यों की गवाही, जिन्होंने हत्या के लिए अग्रणी महीनों में बेनेट के बढ़ते अनियमित व्यवहार का वर्णन किया, केवल अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए काम किया। पूरे परीक्षण के दौरान बेनेट का आचरण उदासीन इस्तीफे में से एक था। उन्होंने शायद ही कभी जूरी के साथ आंख से संपर्क किया और परीक्षण का अधिकांश हिस्सा फर्श पर घूरते हुए बिताया। उसकी पत्नी अदालत कक्ष में उसके पीछे बैठी थी, एक निरंतर उपस्थिति थी। उसका चेहरा पीड़ा का एक मुखौटा था क्योंकि उसके पति के दोहरे जीवन के घिनौने विवरण सभी को देखने के लिए नंगे थे। एक बार श्रद्धेय पादरी, जो पल्पिट पर खड़ा था और धार्मिकता और पुण्य के बारे में प्रचार करता था, अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उजागर हुआ जिसने अपनी सबसे गहरी इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए थे। परीक्षण 3 सप्ताह तक चला और 10 मार्च 2015 को जूरी ने जानबूझकर सेवानिवृत्त किया। अदालत में माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि सभी फैसले का इंतजार कर रहे थे। केवल 5 घंटे के विचार विमर्श के बाद जूरी अपने फैसले के साथ लौट आई। पादरी सैमुअल बेनेट को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाया गया। फैसले को दर्शकों से सामूहिक हांफने के साथ मिला। इसके बाद निर्णय के वजन के रूप में चुप्पी साध ली गई। फैसले को पढ़ते ही बेनेट ने बहुत कम प्रतिक्रिया दिखाई, उनकी अभिव्यक्ति खाली थी। हालांकि उसकी पत्नी आंसू में टूट गई, उसकी सिसकियां अन्यथा मूक अदालत कक्ष में गूंज रही थीं। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को पहचानते हुए बेनेट को पैरोल की संभावना के बिना जेल में जीवन की सजा सुनाई। सजा ने यह सुनिश्चित किया कि एक बार श्रद्धेय पादरी अपना शेष जीवन सलाखों के पीछे बिताएगा, जो जीवन उसने लिया था और जो विश्वास उसने चकनाचूर कर दिया था, उसका भुगतान करेगा।
मुकदमे के बाद समुदाय को चपेट में ले लिया। बेनेट ने जिस चर्च का नेतृत्व किया था वह खंडित हो गया था, जिसमें कई सदस्य घोटाले के मद्देनजर चले गए थे। मंडली को टुकड़ों को लेने के लिए छोड़ दिया गया था। उनके नेता में उनका विश्वास और कुछ मामलों में भगवान में उनका विश्वास गहराई से हिल गया। पादरी बेनेट की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, जो इस बात की गंभीर याद दिलाती है कि कैसे शक्ति, गोपनीयता और अनियंत्रित इच्छा सबसे दुखद पतन का कारण बन सकती है। जैसे जैसे मीडिया कवरेज कम होता गया और कोर्ट हाउस अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया, मामले की विरासत जैक्सन में सिमट गई। एक बार शांत दक्षिणी शहर उस परीक्षण को कभी नहीं भूलेगा जिसने अपने सबसे सम्मानित नेता के अंधेरे रहस्यों को उजागर किया, हमेशा शामिल लोगों के जीवन को बदल दिया और समुदाय पर एक लंबी छाया डाली।